हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम मिड पॉइंट फार्मूले को डिस्कस करेंगे और मिड पॉइंट फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते होंगे, जितने भी बन सकते होंगे, कोशिश ये करेंगे उन सभी को हम कवर करते हुए चले, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर किसी और रिफ्रेशर के हो। देखो, एक्सक्लूसिवली मिड पॉइंट फार्मूला कराने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता पाऊँ कि डायरेक्टली मिड पॉइंट फार्मूला भी पूछा जा सकता है पेपर में, जो कि एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हुए चलते हैं कि किन किन कंडीशंस में मिड पॉइंट फार्मूला और हमारे पास लग सकता है। तो देखो, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 एंड b के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 1, 4। तो बच्चों, मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेट में आप जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले आप उसको रफली ड्रॉ करके देखो, तो उससे आपको क्वेश्चन करने का आइडिया लगेगा। तो देखो, आपको किसी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है ए बी, ठीक है, और आपके पास इस सर्कल की जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो है 2, -3, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4, ठीक है। आपसे पूछे हैं ए के कोऑर्डिनेट्स, ये पूछे ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। तो आप मान लो ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, ठीक है, और मान लो आप जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है C, ठीक है। तो आप यहां लिखो कि गिवन ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये आपको दिया हुआ है ना, सर्कल का एक डायमीटर है, और आप मानो लेट सी बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। आप मानो कि ये जो पॉइंट सी है ये सेंटर है सर्कल का। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सी के? कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो गए? 2, -3, ठीक है। और आप एक काम करो, लेट x1, y1 बी द कोऑर्डिनेट्स। ए के भी तो कोऑर्डिनेट्स मानने पड़ेंगे ना आपको, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है, मान लिया आपने। और बी के कोऑर्डिनेट्स तो आपको 1, 4 दिए ही हुए हैं। अब आप एक चीज देखो, जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, वो सबसे बड़ी यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से पास करती है, और जो सेंटर होता है ना इस डायमीटर का क्या होता है? मिड पॉइंट। आपको पता है कि ये डायमीटर है, ये क्या होगी? रेडियस होगी r और r, ठीक है। तो आपको पता है AC इज इक्वल टू सी बी होगा। तो इसका मतलब क्या है? C क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा ना, और मिड पॉइंट के आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अब आप क्या करो? अप्लाई करो मिड पॉइंट फार्मूला, लिखो बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले से क्या आएगा मेरे पास? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2। तो आ गया मेरे पास x1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या दिया हुआ आपके पास? 2। इसको उस तरफ ले जाओ, तो x1 + 1 इज इक्वल टू आ गया 4। तो x1 की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 3, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड कोऑर्डिनेट निकालो, y1 प्लस ये यहां पे आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास क्या दिया हुआ है? -3। y1 + 4, इसको सॉल्व करो, इसको इस तरफ ले जाओ, क्या हो गया ये? -6। तो यहां से आपके पास y1 की क्या वैल्यू आ गई? -10, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गए? a के कोऑर्डिनेट्स 3, -10, और यही होगा आपके पास आंसर। देखो, प्योरली ये मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फ्री में इस क्वेश्चन को कराना चाहूँगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे पास? इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन
एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2, 3 and the coordinates of its center is -2, 5 then coordinates of other end of the diameter are। तो आपसे पूछ रहा है ये, देखो जो क्वेश्चन नंबर ये 1 था बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिखा हुआ और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए मेरा पर्पस है आपको लैंग्वेज भी समझाने का अच्छी तरह से क्वेश्चन को, क्योंकि ट्रिक सेम ही दोनों में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। क्या कहता है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो सबसे पहले तो आप सर्कल ड्रॉ करो, बाकी चीजें तो तब पढ़ना वरना कंफ्यूजन हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है। आर 2, 3 एक एंड पॉइंट आपको दिया हुआ है डायमीटर का, मान लो वो 2, 3 है, ठीक है, और दूसरा हमें पता नहीं, और इसके जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास -2, 5 दिया हुआ है। अब आपसे ये दूसरे वाला जो है ना एंड पॉइंट, ये आपसे पूछ रहा है, यानी कि इस सर्कल के डायमीटर का एक तो पॉइंट आपको दिया हुआ है, दूसरा आपको पूछ रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इनका नामकरण करो कि कहीं पे भी कुछ नाम नहीं है, ठीक है। आप लिखो लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, बिल्कुल सेम लैंग्वेज आपको वही लिखनी है, डायमीटर ऑफ अ गिवन सर्कल लिखो, ठीक है। ये हो गया डायमीटर, और लिखो एंड सी बी द सेंटर, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3 एंड सी के हो गए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स -2, 5। तो ये मैंने माना है ना, ये ए माना है, ये बी माना है और सी माना है, ठीक है। ऑल्सो लेट ये भी मानो जो बी के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर x1, y1। एक काम करो, कंफ्यूजन होगी, आप ए बी मान लो, स्मॉल ए बी, ठीक है। इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए ए, बी। अब देखो मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, जो ये इस सर्कल का डायमीटर है ना, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर, ठीक है, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर इस डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना। तो अब क्या साफ साफ गिवन है मेरे पास, ये देखो एक लाइन सेगमेंट आ गई जिसके की मिड पॉइंट मेरे पास दिए हुए हैं। तो आप लगाओ बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या आएगा आपके पास मिड पॉइंट फार्मूले से, 2 + a डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है -2, ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया 2 + a, इसको उस तरफ ले जाओ -4, ठीक है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई -4 -2 -6, तो a आ गया मेरे पास -6, ठीक है। ऐसे ही b निकाल लो आप, ये आपके पास आएगा 3 + b डिवाइडेड बाय 2, क्या दिया हुआ है आपके पास 5। इसका मतलब 3 + b इज इक्वल्स टू 5 2 = 10, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 10 - 3 इज इक्वल्स टू 7, तो b क्या आ गया 7। तो क्या आ गए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स, b के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए -6, 7, और यही होगा आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब कुछ और हम टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है पेपर में आने की। तो आइए बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे पास, इफ P Q R और इनके कोई कोऑर्डिनेट्स मेरे पास दिए हुए हैं, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स A P B C एंड A C रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल A B C। आपको P Q R मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें कि P मिड पॉइंट है A B का, Q मिड पॉइंट है B C का, और R जो मिड पॉइंट है वो A C का है, ठीक है। ये लिखा हो ना रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले वाला है मिड पॉइंट इसका है,
सेकंड जो है क्यू वो इसका है, ठीक है। अब एक काम करो, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो पहले ड्रॉ करके देखो आप थोड़ा सा रफली, जिससे आपको आइडिया लगे क्वेश्चन में। मान लो एक ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है पी, ठीक है। बी सी का जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास क्यू, और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास आर, ठीक है। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी क्या दिए हुए हैं 1,2, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है 1,0 और जो आर के जो कोऑर्डिनेट्स है 0,1, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है मेरे पास। देखो क्या पूछता है अब आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी, ठीक है। तो आपको इस ट्रायंगल ए बी सी के जो ये वर्टिसेस है ना ए बी सी, इसके निकालने आपको कोऑर्डिनेट्स एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब प्यारे बच्चों देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो लिखा है ना सेकंड पार्ट एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, तो देखो ये आपको करना नहीं है क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिलीट हो चुका है आपके कोर्स से, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहां पर ए बी सी है ना जो, इनके कोई कोऑर्डिनेट्स मानो, तो आप मानो कि लेट x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 बी द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देखिए अलग अलग, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस ये था कि कहीं ना कहीं देखो ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हम सबको पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस साल फिलहाल कोर्स से डिलीट हो चुका है, लेकिन वो इतना पार्ट तो पूछ ही सकता है ना आपसे, ये तो कोर्स से डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ के शायद स्किप कर जाएंगे क्योंकि सोचेंगे इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोला गया, लेकिन एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो आपको निकालना है उसको मत करो ना, बाकी इतना पार्ट तो मिड पॉइंट से होगा ना सॉल्व, तो इतना पार्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। तो पेपर में हो सकता है कि इतना पार्ट ही आ जाए आपके पास, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व अच्छी तरह से। तो आपने मान लिया ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2, y2 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है x3, y3, ठीक है। आप है ना धीरे धीरे सॉल्व करते चलो इसको। अब देखो P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो इसका मतलब क्या हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आएगा 1, तो यहां से क्या आ गया आपके पास x1 प्लस x2 क्या आ गया आपके पास 2, ठीक है। और आपके पास देखो एक चीज और है y1 प्लस y2, ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है आपके पास 2, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास यहां से क्या आ गया y1 प्लस y2 कितना आ गया आपके पास 4, ठीक है। ऐसे ही आप यूज करो इसको Q को, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Q अगर मिड पॉइंट है BC का तो देखो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, तो लिखो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा 1 के, तो इसका मतलब क्या आ गया x2 प्लस x3 क्या आ गया 2 के इक्वल, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट लिखो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, इसका मतलब y2 प्लस
y3 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही आप यूज करो r को। आपको पता है r इज मिड पॉइंट ऑफ AC। r अगर मिड पॉइंट है AC का तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x3, ये x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0। तो इसका मतलब आपके पास आ गया x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो यहां से आपके पास सॉल्व कर कर आगे क्या है, y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चे एक काम करते हैं, बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं, और क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर किसी भी तरीके से गलत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखो आपके पास क्या आया, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2, x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2, x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, इन तीनों की तीनों, ये मान लो 1, ये हो गई रोमन नंबर में 2, और ये हो गई 3। तो अब इनको क्या करो, ऐड करो। देखो x1 2 बार है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स ऑफ x1 आ जाएगा। ऐसे ही x3 क्या है, 2 बार है, और x2 भी क्या है, 2 बार। तो लिखो 2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3। ठीक है, आपने LHS को जोड़ा तो राइट हैंड साइड में जो भी हैं उनको भी ऐड करो, तो ये आ जाएगा 4। तो आपके पास क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 क्या आ गया कॉमन, तो ये आ जाएगा 4। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की क्या वैल्यू आ गई 2, क्योंकि ये 2 उस तरफ जाकर डिवाइड कर देगा ना 4 को। अब देखो तीनों का जो सम है वो है 2। अब देखो इनको पुट करते रहो यूजिंग 1। आपके पास x1 प्लस x2 क्या है 2, x1 प्लस x2 क्या आ गया 2। ठीक है, प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2 है, ये 2 उस तरफ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x3 की क्या वैल्यू आ गई 0। अब देखो अगर x3 क्या है 0 है, तो x2 क्या आ जाएगा 2, यूजिंग 2 इक्वेशन क्या कहते हैं, x2 प्लस x3। अगर मेरे पास 2 है तो 0 पुट कर दो ना यहाँ पे, x2 प्लस में 0 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या आ गया, x2 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो x2 अगर 2 है तो 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -2 माइनस 2 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x1, यहाँ पे लिखो x1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके पास देखो x1 की क्या वैल्यू आ गई 0, x2 की वैल्यू क्या आ गई 2, और x3 की क्या आ गई आपके पास वैल्यू 0। ठीक है, अब जैसे x1 x2 x3 कैलकुलेट करें वैसे ही y1 y2 y3 कैलकुलेट करो। तीनों को ऐसे ही ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या आ जाएगा 3। अब देखो y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर 4 पुट करोगे आप तो y3 क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि -1। तो इसका मतलब y3 क्या आ गया -1। ठीक है, y3 -1 यहाँ पुट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा y2 -1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, इनको भी 1 2 और 3 डाल लो। रोमन वहाँ पे हमने यूज़ किया तो इनको नॉर्मल 1 2 3 करो। ठीक है, तो मैंने बताया y2 आपके पास क्या आएगा -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, तो y2 क्या आ गया 1। अगर y2 1 है तो आपको पता है जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या कहते हैं y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 4 होगा। y2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब y1 क्या आ गया 3। तो आपके पास ऐसे ही क्या आ गए y1 इज इक्वल्स टू 3, y2 क्या आ गया आपके पास 1 और y3 क्या आ गया आपके पास -1। तो देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए,
x1 कॉमा y1, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 0 कॉमा 3, ठीक है। ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट्स जो थे x2 कॉमा y2 थे, ये आ गए 2 कॉमा 1, और ऐसे ही c के जो कोऑर्डिनेट्स थे x3 y3, यानी कि 0 कॉमा माइनस में 1। तो देखो ये हो गया आपका आंसर a b c, ये निकल गए कोऑर्डिनेट्स। तो देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता पेपर में। अगर वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर नहीं पूछेगा और ये पार्ट पूछ लिया तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके भी बताया। तो देखो ये तो हो गए जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे या एनसीईआरटी क्वेश्चन थे। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि आर डी शर्मा में दिया हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर लेवल हाई हुआ तो एनसीईआरटी का जैसा क्वेश्चन है वो एग्जाम्पलर नाम से, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो मैं नहीं चाहता आपका एक नंबर भी कहीं डिडक्ट हो और कहीं पर आपके नंबर आने की पॉसिबिलिटी डाउन हो। तो आइए उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको आर डी शर्मा में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से मिल जाएगा। तो क्या कहता है ये, देखो कॉन्सेप्चुअली वाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये कहता है इफ a कॉमा b, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी। पहले आप एक काम करो, जितना समझ में आता है उतना ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। आप एक लाइन सेगमेंट लो ए बी, ठीक है। ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 10 कॉमा -6, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है k कॉमा 4, ठीक है। और ए बी क्या है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, ठीक है बच्चों। आगे क्या बोलता है, एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू 18। ये आपको एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है, यानी कि a और b जो होंगे पॉइंट्स वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, जो ये k है इसकी वैल्यू एंड द डिस्टेंस ऑफ ab, और ab का डिस्टेंस। अब आप एक चीज देखो, जो मेरे पास मिड पॉइंट फार्मूला है वो क्या कहता है कि 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो मेरे पास x1 कॉमा y1 है और ये है x2 कॉमा y2, ठीक है। और मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, मान लो xy मिड पॉइंट है, तो ये होता है x के इक्वल। ऐसे ही y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके इक्वल होता है, y के इक्वल, ठीक है। वही तो मैंने लगाया है ना, x1 प्लस x2 यानी कि k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 10 प्लस, एक काम करो इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि a की तो वैल्यू आपके पास आई गई ना एक तरीके से। अब आप एक काम करो, इसमें लगाओ y1 प्लस y2 यानी कि -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू हो गया आपके पास b, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आया, -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू b, आपके पास आया b इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। आपके पास एक कंडीशन दी हुई है a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 18। तो a और b की वैल्यू इसमें पुट करो, क्या आएगी मेरे पास, a की तो देखो ये वैल्यू है ना एज इट इज, इसको पुट कर दो, ये होगी 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 -2, b की क्या वैल्यू आई है -1, ये क्या आपके पास 18। तो आपके पास आ गया 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 18। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 10 प्लस k डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 16, ठीक है। इसको एक काम करो, 2 को उस तरफ ले जाओ तो आपके पास बचे 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 32। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 32 माइनस 10 यानी कि 22। तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 22, ठीक है। अब k क्या आ गया मेरे पास 22, ठीक है। तो b के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए 22,4, ठीक है। अब आपसे ए बी का डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ए बी क्या होगा, ए पहले लिखा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए के मानो, बी बाद में लिखा तो सेकंड कोऑर्डिनेट्स बी के, यानी कि x2 माइनस x1 रूट में करो पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला प्रॉपरली अप्लाई करो। x2 माइनस x1 यानी कि 22 माइनस 10, फिर इसका लगाओ होल स्क्वायर,
प्लस y2 माइनस y1 लगाओ, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस ऑफ 6 यानी कि प्लस 6, इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही आएगा आपके पास 144 प्लस 100, यह आ जाएगा आपके पास 244। ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 61। ठीक है, 4 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आगे करूँ 2 इंटू 2, तो एक पेयर बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 2√61 यूनिट्स लिखो। ठीक है, ये आ गया आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया आपके पास के की वैल्यू। तो अगर हमें लगा कि आगे कुछ और क्वेश्चंस होंगे मिड पॉइंट फार्मूले के जो सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फार्मूले के बेस्ड होंगे तो हम वो ज़रूर कराएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला तो अभी और पढ़ना है, कॉम्बिनेशन में पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।